आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। ये बात करते हैं मैडम और जनाब के दो व्लॉग्स जो आए थे, क्योंकि इन दोनों व्लॉग्स में कुछ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। दोनों बिना एफर्ट के बनाए गए व्लॉग्स थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ इन्होंने कंटेंट रखा ही नहीं था। अब जब कुछ भी नहीं है इनके पास में, शादी भी खत्म होगी, तो अब ये डाले तो डाले क्या। तो इनके पास जो एक मेन कंटेंट रहता है, एक तो बच्चा रहता है, हमेशा उस बच्चे को दिखाते रहेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को दिखाते रहेंगे। ऐसा लगता है देखने से कि जैसे लगता है कि इनको बच्चे से बात करने का या खेलने का कोई भी टाइम मिलता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब ये व्लॉग बनाते हैं तभी उसके साथ बात करने के लिए आते हैं। वैसे भी दोनों अपने आलस के लिए इतने मशहूर हैं कि क्या कहें। 8-8 10-10 दिन में इनके व्लॉग्स आते हैं। तो एक कंटेंट तो इनका बच्चा हो गया, यानी कि कंटेंट कुमार। उसके बाद में जो बच जाता है, फिर क्या बात करते हैं। दोनों के दोनों ने अपने अपने व्लॉग्स में डाइटिंग और हेल्थ इश्यूज की बात की है। भाई अचानक ही इन्हें सेहत याद आ जाती है, वरना तो इनको खाना ही याद आता है। मैडम अपने तरह की डाइटिंग करना चाहती हैं और जनाब अपने तरीके की। मुझे तो सुनकर बड़ा अजीब लगा कि अब मैं बॉडी वॉडी नहीं बनाऊंगा। जो सो कॉल्ड सलमान और शाहरुख की नकल करने की कोशिश करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं बॉडी नहीं बनाऊंगा, अब मैं जिम जाऊंगा तो बॉडी बनाने के लिए नहीं जाऊंगा। और जबकि खुद भी कह रहे हैं कि जिम भी बहुत दिन से छूटा पड़ा है और डाइटिंग भी नहीं हो रही है। शादियां चल रही थी भाई, शादियों में तुमने क्या जाके वहाँ तंबू लगा दिए, या तुमने वहाँ जाके खाना बनवा दिया, या उसका जाके कोई अरेंजमेंट आपने चेक कर लिया था। रात को 11:30 बजे के बाद तो शादी में पहुँचते हैं, उसके बाद में भी ये कहते हैं कि हम तो शादी में बिजी थे। मैडम का भी यही बहाना था कि व्लॉग इसलिए नहीं आ सका क्योंकि शादी में बिजी थे हम। क्योंकि मैडम ने ही जाके ना सारी की सारी वहाँ मेहंदी हल्दी दुल्हन को और दूल्हे को इन्होंने ही लगाई थी। और उसके बाद में नाच गाना भी हुआ था, उसमें भी पार्ट लिया होगा। और बाकी के जो गेस्ट आए थे, सबका जो ना रहने सहने का इंतजाम और खाने पीने का इंतजाम इन लोगों ने अपनी देख रेख में किया होगा। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अरे बहाने बंद करो बनाने। जैसे पहले कह देते थे मन नहीं किया व्लॉग बनाने का, आलसी हैं हम, तो मान लेते चलो भी आलसी हैं ये लोग। तो देखिए हर बार जो नया कॉस्मेटिक्स लेके आ जाते हैं जो प्रमोट करने के लिए, और उनमें से एक कॉस्मेटिक्स जो इन्होंने प्रमोट किया कि आंखों के नीचे जो कालेपन होता है, डार्क सर्किल होते हैं और चेहरे पर जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, उसको रिमूव करने के लिए एक ये सीरम बता रहे हैं कि वो सीरम लगाने से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। देखिए उस प्रोडक्ट के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमें उस प्रोडक्ट का कोई आइडिया है, ना ही हमने कोई यूज़ किया है। उसका दावा वो कंपनी जाने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने मैडम को और जनाब को दोनों को देखा नहीं है। मैडम और जनाब किस हालत में हैं और कैसे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देखिए एक के बाद एक मैं 2 स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, दोनों के दोनों मैडम के हैं। दोनों में ही मैडम के डार्क सर्किल बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं आंखों के नीचे। तो आप ही इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, ये एक उदाहरण है इस बात का कि ये जो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं ये खुद भी यूज़ नहीं करते। वो अच्छे हैं या नहीं है ये तो बाद में पता लगेगा जब यूज़ किए जाएंगे। लेकिन इनकी तरफ से जो आता है फरमान या ये कहीं प्रमोशन आता है, वो हर प्रमोशन अपनी बात कही गई से सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय बिल्कुल भी इस बात का ध्यान ना रखें कि इसका एडवर्टीजमेंट किसने किया है। यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि पैसे के लिए गुटखे का भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, यहाँ तक कि वाइन्स वगैरह का भी पूरा प्रमोशन होता है, लेकिन नाम बदल कर होता है। ना जाने कितने फिल्म स्टार और कितने जो है प्लेयर्स इस तरह के काम करते हैं। मतलब मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि वो नाम खुल जाते हैं उससे, लेकिन आप सबने देखा होगा ये लोग कितना ज़्यादा गुटखे का एडवर्टीजमेंट करते हैं। इसी तरीके से वाइन्स का करते हैं। वाइन्स का जब वो प्रमोशन करते हैं तो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट। ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जो वाइन नहीं है, लेकिन वाइन के नाम से ही वो प्रोडक्ट आते हैं। वो बात दूसरी है, उस प्रोडक्ट की अगर आप बिक्री के बारे में देखेंगे तो आपको देख कर हैरत होगी कि उस प्रोडक्ट के मामले में वो कंपनी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लॉस में जा रही होगी, लेकिन उसके बाद में भी उसका एडवर्टीजमेंट बंद नहीं होता। तो फिर ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा सिर्फ आप लोगों से आता है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में प्रमोशन किया जा रहा है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस नाम का और जो प्रोडक्ट है ना वो आपके लिए है और वो बहुत शानदार है, उसको आपको यूज़ करना चाहिए और वो आपको बहुत ही आराम बड़ा मज़ा देगा। चलिए थोड़ा बता ही देते हैं। विमल इलायची का जो ऐड आता है वो किसी और चीज़ की याद दिलाता है, आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ ही एरिस्टोक्रेट का ऐड आता है। उसके अलावा एक और ऐड आता है जो सीडी का ऐड है, लेकिन सीडी का जो नाम है वो उसी चीज़ के ऊपर, वाइन के ऊपर है। तो वो सीडी कोई नहीं खरीदता। अगर किसी ने खरीदी हो तो आप बता देना।
इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। और इनडायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू ही आपको वो चीज़ें प्रमोट की जाती हैं कि देखिए ये वाले प्रोडक्ट लीजिए और ये वाले प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जिससे शॉप के ऊपर जाएं तो आपको वही वही नाम दिखाई दे वहाँ पर और आप उसी को फटाफट पिक कर लें। जिस तरह से जो ऑनलाइन वाले हैं वो करते हैं पिक टू कार्ट, तो वो बेसिकली एक प्रलोभन होता है कि भाई जो जो चीज़ अच्छी लग रही है वो आप वहाँ डाल दीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कर लेना। तो वहाँ से वो चीज़ें जो जल गई हैं नॉर्मली वो आदमी परचेज कर ही लेता है। फिर जनाब ने अपने पूरे व्लॉग के अंदर जो एक इन्फॉर्मेशन दी वो सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन थी और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि DKI के ऊपर फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल रहा है, जो बेसिकली वो कह रहे हैं ईयर एंडिंग आ रहा है इसलिए, यानी लोग बाग जो क्लियरेंस सेल लगाते हैं जिससे कि उनका पुराना पड़ा हुआ माल सारा सारा एक साथ बिक जाए। लेकिन ये बात कर रहे हैं ईयर एंडिंग की, ईयर एंडिंग और क्लियरेंस सेल। अब आप समझ लीजिए क्या चल रहा है। इतने दिनों से 2 महीने से सब लोग कह रहे थे ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है, प्राइस को इनको रिव्यू करना चाहिए। आप लेकर आए हैं डिस्काउंट, क्योंकि आप जब सेल ही नहीं हो पा रही तो नया स्टॉक और नई चीज़ें वो कहाँ से लेकर आएंगे। मेरे हिसाब से जब तक ये 50% डिस्काउंट नहीं देते तब तक वो जो ड्रेसेस हैं वो वाइबल नहीं होती, क्योंकि लोग बाग खरीदना चाहते हैं 1,500 से 2,000 रुपए की ड्रेस। तो आप ही सोचिए जब इनकी नॉर्मल रेंज जो 3,000 रुपए की है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो लोग कैसे खरीद पाएंगे। तो लोग खरीदना चाहते हैं 1 से 1,500 रुपए तक की ड्रेस खरीदना चाहते हैं। उसके साथ साथ चाहते हैं कि जो फैंसी ड्रेस हैं वो 5,000 रुपए तक की हो और वो जो उससे ज़्यादा चाहिए वो 10,000 तक की हो। तो इनकी रेंज जो है इतने में सेट होती है। तो मेरे हिसाब से भी यही है कि कम से कम 50% जब ये डिस्काउंट करेंगे तब लोग अट्रैक्ट होंगे और तब इसको कम से कम सेल को ले लेंगे। अब जो इस टाइम इन्होंने डिस्काउंट दिया है ये भी इनको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर पाएगा। एक बात और भी है, ये क्या होता है फर्स्ट टाइम क्रेज़ होता है। जब ये लॉन्च हुआ था तब लोगों में हो सकता है तो कुछ लोगों में जो इनको अच्छे चाहने वाले इनके उनके लिए क्रेज़ रहा होगा, लेकिन रेट्स को देख के वो लोग भी पीछे हट गए होंगे। और फिर अगर फैब्रिक को की बात करें या फिर क्वालिटी की बात करें या फिर जो डिज़ाइनिंग है उसकी बात करें तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो अगर उस हिसाब से रेटिंग की जाएगी तो 50% नहीं, फिर इनको और भी ज़्यादा नीचे आना पड़ेगा। कभी भी आके ये बात नहीं करते हैं कि कितनी इनकी सेल हो रही है, ना इस बारे में बात करते हैं कि कितना उसमें व्यूअरशिप बढ़ गया। जो इन्होंने पेज खोला था अपने ड्रेस मटेरियल के लिए वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसके ये कह सके कि भी इतने ज़्यादा उसके अंदर फॉलोअर्स बढ़ गए या लोगों ने विजिट किया उसको। ना ही इन्होंने ये कि भाई हमारी पहली कमाई आई है या पहले महीने का है, बेशक उसकी फिगर ना बताएं। कोई सेलिब्रेशन आपको कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अब तो लगता है जैसे खुद ही हार कर बैठ गए हों और खुद भी जो है इतना जोर नहीं लगा रहे, ना ही उनका इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे। जबकि अगर डब्बा को देखें, डब्बा और फनी अपने रेस्टोरेंट का बखान करने में, उसका एडवर्टाइजमेंट करने में, उसके फोटोग्राफ्स डालने में बहुत बहुत आगे हैं। मैडम ने भी जो अपना व्लॉग बनाया है उसमें अचानक जो एक स्टोर में पहुंच गई हैं और ये कह रही है तो हमारे घर के बहुत पास में था। मतलब इनको आते जाते वो स्टोर नहीं दिखाई देता था कभी भी, जबकि ये शॉपिंग करने के लिए सारी सारी मॉल और इन सब जगह जाते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मैडम गई हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आज ही मैडम की आंखें चमक गई और उस चमक में वो स्टोर मैडम को दिखाई दे गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साफ साफ दिखाई देता है कि मैडम वहाँ प्रमोशन के लिए गई हैं। जिस तरह से उन्होंने सारा बखान किया, हमारे पास में है, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सब बहुत अच्छा है और हम तो सोच भी नहीं सकते थे इतना अच्छा स्टोर हमारे पास में ही होगा। इसको भी कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। वो अपने मज़े से वहाँ पे कमा रही हैं, एडवर्टीजमेंट कर रही हैं उसका। मैडम हो या जनाब हो, बच्चा हमेशा से पचका ही करता है। जो भी ये करने के लिए कहते हैं उसका आधा काम कर पाता है, उसके अलावा नहीं कर पाता है। इससे भी बहुत ज़्यादा मैं अपनी बताऊं आपको तो बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है कि जिस तरह से ये बिहेव करता है। क्योंकि मैं एक जगह गया था तो वहाँ मैंने दूसरे टाइप के बच्चे देखे, आप समझ ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और जिस तरह की एक्टिविटी उन लोगों की देखी और जिस तरीके से वहाँ से बात हुआ, वहाँ के जो इंचार्जेस थे उन्होंने जो बातें बताई वो काफ़ी सिमिलर दिखाई देती हैं इस बच्चे के साथ में भी। और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों को पता नहीं है, 101% इनको पता होगा। और जिस तरह से बच्चे के साथ आज की डेट में बिहेव करते हैं उसे साफ पता लग रहा है कि उसकी थेरेपी करवा रहे हैं ये और थेरेपी ले रहे हैं। मैडम ने अपना घर रिनोवेट कराए हुए कम से कम 1.5 साल हो गया है, यानी जब बच्चा इनका आया था तभी उस समय इनका रिनोवेशन चल रहा था और तभी ख़त्म हुआ था। सरप्राइज हुए ये देखकर कि मैडम ने अपने किसी भी कमरे में
में कोई वॉल क्लॉक नहीं लगाई हुई है। वॉल क्लॉक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे आज भी आउटडेटेड फैशन कहें आप। तो साल यानी 1.5 साल बाद में इनको ध्यान आया कि नहीं वॉल क्लॉक भी होनी चाहिए, तो आज वॉल क्लॉक लेने के लिए मैडम पहुंच गई। मैडम वॉल क्लॉक तो लेने गई हो, आप ऐसा करो थोड़ी बहुत टोपियां और ले लो, यानी नमाज पढ़ने के लिए फनी के बाद टोपी नहीं है, बहुत अच्छा होगा कि आप उसको जो टोपी दे दो। नमाज पढ़ता है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वो तो नमाज पढ़ता है, आप उसको टोपी ला कर दे दो। अरे और कुछ नहीं तो इसकी रूह बीवी की दे दो टोपी, वो तो हमेशा पहनता है, जब भी इधर उधर जाता है तो वो तो पहनता है, तो उसकी टोपी दे देना उसको। हो सकता है उसकी टोपी पहनने के बाद में उसको शर्म आ जाए इस बात की कि नमाजी आदमी जो होते हैं उनके पास टोपी हमेशा रहती है, और जो नमाज का दिखावा करते हैं वो ऐसे टोपियां ढूंढते रह जाते हैं। अब मैडम जो शॉपिंग करने के लिए गई हैं और बच्चे के लिए काफ़ी सारे कपड़े उठाकर लेकर आई हैं। ठीक है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको कपड़े तो चाहिए, लेकिन इतने कपड़े आप पहले पहले लेकर आते हो, उनका पता नहीं चलता वो चले कहाँ जाते हैं। जैसे कि तुम्हारी मम्मी पूना गई थी, वहाँ से काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी बच्चे के, और जब हंस रही थी बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंस रही थी कि कितने बड़े बड़े ले आई। चलो ठीक है, 1 साल का हो जाएगा तब वो आ जाएंगे, और वो खुद हंस भी रहे थे कि 1 साल का नहीं तो 1.5 साल तक तो आ ही जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरह के ये लेकर आती हैं उसके बाद में इन्हें टाइम खपाना होता है, तो फिर जो उसको दिखाने बैठ जाती हैं कि मैं कैसे कैसे करके शॉपिंग करके लेकर आई हूँ और क्या क्या शॉपिंग में लेकर आई हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दिखाए सारे सारे कपड़े बेबी के, तो उनको देख कर लगता है कि मैडम की चॉइस क्या है यार, मैडम की चॉइस उतनी अच्छी नहीं है। कुछ ही ड्रेसेस उसमें से अच्छी हैं, बाकी सब ड्रेसेस एवरेज से भी लो हैं। नॉर्मली छोटी मोटी हर पटरी पे मिल जाते हैं इस तरह के कपड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कपड़े आते हैं, मतलब इतने अट्रैक्टिव कपड़े आते हैं छोटे छोटे बच्चों के कि उनको देख कर लगता है कि यार कितने अच्छे कपड़े हैं ये, मतलब मन करता है कि हाँ घर में कोई बच्चा हो तो उसके लिए तुरंत ले लिए जाए। उसके बाद में भी पता नहीं मैडम को किस तरह के डिज़ाइन पसंद आते हैं। यही वजह है कि सारे अपनी जो लेबल के जितने भी कपड़े इन्होंने डिज़ाइन किए हैं उनका भी वही हाल कर रखा है जैसे कि बच्चे के कपड़े खरीदने जाते हैं ये। अब मैडम को एक शिकायत है कि बच्चा जो है ना बिब नहीं पहनता। भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा बिब ना पहने? कोई और चीज़ आप पहनाओगे, जैसे हाथ के दस्ताने वगैरह पहनाओगे तो वो बच्चा निकाल के फेंक देता है। आप स्कार्फ बांधोगे या कुछ ऐसा टोपी लगाओगे तो बच्चा उतार के फेंक देता है, लेकिन जो बंधने वाली चीज़ होती हैं वो बच्चा कैसे करके निकाल सकता है? और अभी बच्चा इतना बड़ा भी नहीं हुआ है और इतना रिएक्टिव भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप एक बिब उसके एक बार बांध दोगे तो थोड़ा तो इधर उधर मचलेगा, लेकिन उसके बाद में उसको निकाल नहीं पाएगा, तो इसलिए बच्चे का ध्यान बट जाता है, उसके बाद में वो उतारता नहीं है। तो सभी बच्चों को बड़े आसानी से बिब पहना दी जाती है, अगर वो ना भी पहनना चाहें तब भी, और आराम से खिलाया जाता है। लेकिन मैडम को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो इस तरह की ही बातें करती हैं मैडम कि किसी बात को छुपाने के लिए कोई और झूठ बोलना शुरू कर देती है। और मैडम ने जाते जाते अपने फ्लॉप गाने की याद और दिला दी, यानी कि जनाब का जो अभी सॉन्ग आया है जो आई थिंक 5 मिलियन भी नहीं हो पाया, यानी दोनों के मिला के जितने सब्सक्राइबर हैं उतना भी ये स्कोर नहीं कर पाया। तो उस गाने के लिए ये कह रहे हैं कि बच्चे को ये गाना बहुत पसंद है, बच्चा जब भी ये गाना देखता है तो बहुत खुश होता है। यानी पापा का गाना देखकर बच्चा खुश होता है, वो भी 1.5 साल का बच्चा। तो भाई क्या कहना चाह रहे हो कि बच्चे ने पसंद कर लिया तो गाना बहुत ज़्यादा हिट है? भाई हिट होने के लिए बच्चे को पसंद करना जरूरी नहीं है, और इसका वाइस वर्सा भी नहीं हो सकता। लास्ट में एक बार फिर याद आ जाता है कि जिस तरह कमेंट्स जो जनाब और मैडम के व्लॉग के नीचे आ रहे हैं, खासतौर से जनाब के नीचे कॉमेंट आए थे, यानी दोनों बच्चों को बचाने के लिए, जैसे बच्चे जो है मतलब लुटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, तो उनको बचाना तो यही बचाना है। तो ये इनको तो कोई फ़र्क भी नहीं है भैया, इस व्लॉग के में भी फ़र्क नहीं पड़ा, और एक नया व्लॉग भी आ गया है आज, तो उसके बाद में भी इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कहीं पे भी उस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, ना तो इनके वर्ड्स में देर नज़र आई, ना इन्होंने कमेंट्स डिलीट किए, और ना ही ये बच्चों के लिए वहाँ पे घर में गए बात करने के लिए। तो इस सब से यही पता लगता है कि भाई ये लोग भी उसी चीज़ में शामिल हैं, यानी ये जो भी कुछ हो रहा है ये होने देना चाहते हैं और उसमें कुछ भी दखल नहीं देना चाहते, चाहे उनकी ज़िंदगी का कुछ भी हो जाए। बेशक ये गार्जियन बने हों या ये ही लेकर आए हों, लेकिन आज की डेट में तो इन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है और हाथ झाड़ के बिल्कुल अलग हो गए हैं। और है क्या, जनाब के पास कोई काम नहीं है, मैडम के पास भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ लेवल DKI पे ये लगता नहीं कि इतने ज़्यादा बिजी हैं कि ये व्लॉग ना बना सकें या कुछ भी ना करा सकें। तो इनकी ज़िंदगी तो इस तरह से लेजी टाइप से चल रही है, और लेजी टाइप में बीच बीच में आ जाते हैं
हैं कुछ भी। अब जनाब को थोड़ा और कंटेंट अपना चेंज करना है तो वो घर के बाहर निकल रहे हैं और घर के बाहर भी वो अकेले जा रहे हैं। चलिए उस सब का ब्यौरा जो है अगले पॉडकास्ट में देंगे। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।